नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की, जिस फैसले में ये कहा गया है कि कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनको सरकार कंपनसेट करे, मुआवजा दे। मुआवजा की रकम 4 लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि ये खुद सरकार तय करे। उसके अंतर्गत जो आपदा प्रबंधन विभाग है, अथॉरिटी है, उसको तय करना है कि वो कितना मुआवजा हर मरने वाले के परिजन को दे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अहम फैसला इसलिए आया क्योंकि बहुत दिनों से इस पे चर्चाएं, इस पे कोर्ट पे सुनवाई, सरकार के जवाब चल रहे थे कि ये मुआवजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। याचिका में ये कहा गया था कि जो लोग की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को मदद के लिए ये देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों के ब्रेड विनर्स की डेथ हो गई है और वो बड़ी मुश्किल में है और उनके पैसे भी बहुत खर्च हुए हैं, तो एक कंपनसेशन देना चाहिए। इसके पीछे कानूनी आधार भी है, क्योंकि जो पैंडेमिक एक्ट 2005 बना है उसमें लिखा हुआ है धारा 12 के तहत कि सरकार आर्थिक मदद करेगी, और 2015 में जब उसकी गाइडलाइंस बनाई गई थी तो उसमें ये लिखा गया था कि 4 लाख तक की मदद दी जा सकती है। लेकिन सरकार ने शुरुआत में जब पैंडेमिक की घोषणा की थी मार्च में, तब इस पे कंसिडरेशन किया, विचार बनाया कि देंगे, लेकिन कोर्ट के सामने ही गए और 2 बार अपनी बातें बदली। एक बार कहा कि हाँ, हम इस जेन्युइन इशू है, इस पे हम गंभीरता से विचार करेंगे, लेकिन दोबारा जब कोर्ट में गए तो मना किया और बहाना ये या तर्क ये दिया गया कि सरकारों के पास या पैंडेमिक एक्ट के तहत जो SDRF फंड है उसमें इतनी रकम नहीं है कि ये दिया जाए, क्योंकि अगर वो खर्च हो गई सारी तो जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो चिकित्सकीय प्रबंधन के लिए पैसे चाहिए वो खत्म हो जाएंगे। इस तर्क के आधार पर सरकार मना करती रही, लेकिन फाइनली कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आपको देना है और 6 हफ्ते के अंदर आपको ये तय करना है कि वो कितनी रकम देंगे और वो रकम दी जाए। साथ ही एक इससे जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आसानी से उपलब्ध हो, क्योंकि आप जिन लोगों के दोस्त यार घरों में या किसी जानने वाले के साथ ऐसा हादसा हुआ है उनको ये पता होगा कि डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, क्योंकि कई बार कोरोना की वजह से हुई डेथ लेकिन उसमें किसी में हार्ट अटैक लिखा होगा, किसी में कोई और रीजंस लिखे होंगे, तो ये क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि ये मृत्यु का कारण कोविड था, कोरोना था, अदरवाइज ये लीगैलिटी में फंसेगा। इसलिए कोर्ट ने इसके बारे में भी डायरेक्शन दिया है। एक बात और कही है, ये चर्चा में आई है, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, कि ब्लैक फंगस और येलो फंगस की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई है क्या उनको भी कंपनसेट करना चाहिए, उनको भी मानना चाहिए, क्योंकि हुआ तो दरअसल ये कोरोना के दौरान ही है और कोरोना की गलत ट्रीटमेंट की प्रक्रिया के तहत, मैं कोट अनकोट कह रहा हूं कि जो चिकित्सा पद्धति अपनाई गई उसमें कुछ खामियां रखी गई या गलती हुई जिससे वजह से फंगस हुआ, तो क्या उसको भी इसमें रखा जाए। इस पर भी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जो निर्णय है उस पर बातचीत करेंगे कि ये सरकार का दायित्व था तो सरकार इसमें इतना आनाकानी क्यों कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देना चाहिए, इसमें इतना आनाकानी क्यों? अगर आपने खुद लिखा है उस एक्ट में तो फिर इससे मना ही क्यों कर रहे थे। इसी पे आज बातचीत होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राजीव जेटली हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक और अभय दुबे जी हमारे साथ हैं जो CSDS के प्रोफेसर हैं। तो जब भी मैं नाम पुकारूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि मैं कंफ्यूजन न हो दोनों लोगों के नामों में लेकर के। इसके साथ ही आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और ब्लॉगर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जेटली जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कानूनी तौर पे उस प्रबंधन एक्ट के तौर पे ये बात लिखी हुई थी फाइनेंशियल एक्ट देना चाहिए, तो सरकार इसमें इतना आनाकानी क्यों कर रही थी? वाजपेयी जी, बहुत स्पष्ट मुझे लगता है सरकार ने अपना सुप्रीम कोर्ट में वर्जन रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सहमति भी जताई है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केंद्र ने बात रखी है वो ये रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय ऐसे आए हैं जिस निर्णय में ये बात रखी गई कि जो राज्य या केंद्र काम कर रहे हैं आपदा के ऊपर, वो प्रेरोगेटिव्स, जो अधिकार राज्य और केंद्र के पास है। तो ये बात, मैं इससे पहले की चर्चा शुरू हो, मैं इस बात को कोट करना चाहता हूँ कि ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं सरकार द्वारा रखी गई। अब बात यहाँ पर मुआवजे की आती है, तो मुआवजे में क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आती है, तूफान आता है या इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो लिमिटेड क्षेत्र के अंदर आती हैं और लिमिटेड पीरियड के लिए आती हैं।
यहाँ पर हम एक ग्लोबल पेंडेमिक से जूझ रहे हैं। ग्लोबल पेंडेमिक जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, जिसका अंत का अभी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे लगे हैं, काम कर रहे हैं। वायरस की भी म्यूटेशन बार बार बदल रही है, वायरस म्यूटेट कर रहा है, अलग अलग नेचर में आ रहा है, कौन सी वैक्सीन किस पे कारगर होगी, कौन सी नहीं होगी, ये सारी बातें बीच में आ रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ में जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, उन चुनौतियों में हमें व्यवस्थाएं बनानी है, हमें ऑक्सीजन के अरेंजमेंट करने हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। बहुत सारा काम कोविड की महामारी के दौरान जो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने टैक्सेस के कलेक्शन में भी बहुत फर्क पड़ा है, राज्यों के और केंद्र के दोनों में फर्क पड़ा है, तो बहुत सारी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने बात रखी थी कि अगर हम इस तरीके से मुआवजा देते हैं तो वो मुआवजा कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के ऊपर अतिरिक्त बोझ होगा, और वो अतिरिक्त बोझ शायद राज्य सरकारें गहन नहीं कर पाएंगी, उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। तो ये बात रखी गई है। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त दिया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को, और ये जो वक्त दिया है वो इसी बात के लिए दिया है कि इसको बाइफरकेट किया जाए, क्योंकि जो लोग कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है उसमें ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि किसकी कोविड से मृत्यु हुई है। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया और वो कोविड पॉजिटिव भी था, कि कोई ऑलरेडी जिसे कहते हैं डायलिसिस पर था लेकिन वो कोविड पॉजिटिव भी था। तो जो क्रोनिक डिजीज ऑलरेडी चल रही थी, उनके चलते चलते किन लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग कोलैप्स करे हैं, अगर उन सबको जोड़ा जाएगा तो फिर एक चैलेंज और भी आएगा कि और बीमारियों में क्यों ना दिया जाए, फिर कोविड ही क्यों, फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर मुआवजे की बात की जा सकती है। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के ऊपर चर्चा भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने बात भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कहीं कहीं पर कि हाँ, ये एक अतिरिक्त बोझ होगा, लेकिन फिर भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इसके ऊपर वर्किंग करे, इसका बाइफरकेशन करे, और कैसे ये मुमकिन हो सकता है उसके ऊपर ध्यान दे। तो मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बात कही, उसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं, बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिन निर्णयों के अंदर ये बात गई है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हम ऑलरेडी पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। पैंडेमिक से लड़ते लड़ते हम जितना पैसा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगा रहे हैं, वो पहली चुनौती है, क्योंकि जो लोग जीवित हैं उनके जीवन को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए, बजाय इसके कि हमें इस बात के लिए लड़ाई लड़े कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है अब हम उनको कितना मुआवजा देते हैं। अगर वो मुआवजा उधर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे मौजूदा परिस्थितियों के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें जेटली जी, आप कई सारी बातें एक साथ घुमा रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि आप बार बार इसको अंडरलाइन कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेकिन उसी एग्जीक्यूटिव पावर के तहत जो आप लोग नियम बनाए उसमें लिखा हुआ है, तो कोर्ट तो उसी पे फैसला दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जिसका डर था वही बात आप भी कह रहे हैं कि अब ये फंसेगा मामला कि किसकी डेथ कोरोना से हुई, किसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई, किसकी डेथ लंग इन्फेक्शन से हुई है, ये झंझट खड़ा होगा। इसलिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि तय करिए। देखिए, कोई आदमी अगर हाइपरटेंशन का मरीज है और वो रोज एक गोली खा करके अपनी जिंदगी चला रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कोरोना ने आगे उसको ट्रिगर कर दिया, तो कोरोना उसकी कारण हुई ना मौत की। ये फंसेगा केस, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा झंझट खड़ा होगा कि तय करने में ही बड़ा मुश्किल आएगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड के अंदर बहुत सारे ऐसे मरीज रहे हैं जो कोविड नेगेटिव थे और वो अपना डायलिसिस करवाने गए, या कुछ ऐसे मरीज थे जिनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वो कोविड पॉजिटिव हो गए। ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे का मतलब मैं बहुत बड़ी तादाद में बताना चाहता हूँ। तो जो लोग किसी और बीमारी के लिए अस्पताल में गए थे और वो कोविड पॉजिटिव हो गए, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव हुआ, कोविड पॉजिटिव होने के बाद उसकी जो भी बीमारी थी उससे वो लड़ा, उसके बाद वो कोविड नेगेटिव हुआ और उसकी नेक्स्ट डे उसकी मृत्यु हो गई। तो ये चुनौतियां कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इसके ऊपर काम करेगा, केंद्र सरकार भी इसके ऊपर विचार करेगी। और पहली मुझे लगता है प्राथमिकता जो हमारी सरकार की होगी वो इस बात को लेके होगी कि ये जो कोविड हमारा है, इसमें इसकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी की जाए कि भविष्य के अंदर ये डिबेट ना हो कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट हमारी कोविड की लड़ाई के लिए होनी चाहिए। हमने टीकाकरण में बहुत हद तक, जिसे कहते हैं, दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कोविड वैक्सीनेशन के अंदर। हमने ऑक्सीजन के अंदर इतनी चुनौतियों के बावजूद 9000 MLT ऑक्सीजन अवेलेबल करवाई है। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी, बावजूद उसके कि देश प्रोपेल नहीं कर रहा। इससे ना तो इनकार है जेटली जी, ना तो इससे इनकार है
और ना ही इसमें कोई एहसान है, ये तो राज्य का काम है। राज्य सत्ता बनी इसलिए कि वो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। अगर चिकित्सा सुविधा बहुत बेहतर होती शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब पिछली बार हुई थी तो मोरेटोरियम दिया गया था ना, नहीं सुनिए, पूरा सवाल सुनिए ना, बहुत सारे लोगों को मोरेटोरियम दिया गया था, उनके लोन पे मोरेटोरियम दिया गया था, जो भी उसकी रकम रही हो 2-4 हज़ार करोड़ दी गई थी। इस तर्क पे इसको क्यों ना दिया जाए? और तर्क छोड़िए ना, कोई इसमें डिस्क्रिशनरी सब्जेक्टिविटी के नाम की चीज ही नहीं है, इसमें तो लिखा हुआ है तो दीजिए, फिर देना पड़ेगा। अगर इसके मूल में जाएंगे तो फिर मैं ये सवाल जरूर करूंगा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जिनको मैं टैक्स देता हूं वो उस व्यवस्था को नहीं रख पाई जिसकी वजह से मौतें हुई, तो भुगतान तो करना पड़ेगा आपको। बच कैसे सकते हैं आप? आपने 3 बातें पूछी। पहली बात का जवाब यह है, जो आपने कहा कि मेडिकल व्यवस्थाओं के अभाव में ये मृत्यु हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में सबसे अच्छी मेडिकल व्यवस्था इटली के पास है और सबसे ज़्यादा मौतें वहाँ हुई हैं। अमेरिका के पास मेडिकल व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, वहाँ पे भी मौतें हुई हैं। वर्ल्ड के विकसित देशों के अंदर मौतें हुई हैं। ये इस बात से जोड़ के देखना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। दूसरी बात आपने जो रखी वो ये रखी कि आपने कहा कि मैंने उसके अंदर एक्ट में लिखा है। एक्ट में लिखा है कि जो आपातकाल स्थिति आएगी उस वक्त पे आपको मुआवजा देना है। स्टेट एसडीआरएफ के तहत भी मुआवजा देना है और ये प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधान में बीमारी का जिक्र नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम मुआवजे के पक्षधर नहीं है। हम इस बात को देखेंगे कि कैसे जेन्युइन लोगों को, जो सच्चाई में कोविड की लड़ाई में, कोविड के चलते उनकी मृत्यु हुई है, जिनकी बीमारी की वजह केवल कोविड रही है। इनफैक्ट हमने सेंटर ने तो उस डॉक्टर्स को भी इंस्ट्रक्ट किया है जिन्होंने कहीं ना कहीं। जेटली, एक लास्ट सवाल, उसके बाद मैं दूसरे प्रवक्ताओं के पास जाता हूं। ये जो 3,98,000 का नंबर दिख रहा है, इसमें भी आपको जेन्युइनिटी में कोई शक है क्या? बाकी तो जो होगा देखे, ये जो 4 लाख के नंबर दिख रहे हैं क्लोज टू, ये भी, इसमें भी शक है क्या आपको कि जेन्युइन है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल जेन्युइन है। किसने मना किया? ये कोविड की मृत्यु हुई है, इनके पास कोविड सर्टिफिकेट्स हैं, गवर्नमेंट ने बकायदा इशू किए। हमने तो ये भी कहा है, उन डॉक्टर्स को भी कहा है। तो मैं एक मोटा एक आंकड़ा कि 4 लाख का नंबर राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, केवल कैलकुलेशन के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए बनते हैं अगर 4 लाख का मुआवजा आता है तो ये सरकार को फिलहाल जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी डेथ्स हुई हैं जहां पे डेथ सर्टिफिकेट्स को लेकर के इश्यूज खड़े होंगे। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जिस पे आगे और विस्तार चर्चा करेंगे। लेकिन अभय दुबे जी, ये बताइए कि ये जेटली जी राज्यों की बड़ी चिंता कर रहे हैं कि राज्यों के पास पैसे नहीं है, कैसे देंगे वो? तो आप लोग कैसे देंगे बताइए? वाजपेयी जी दुख हुआ, ऐसा लग रहा जेटली जी हमारी के भारतीय पार्टी किसी राजनीतिक सरकार की अपेक्षा वो किस तरीके से व्याख्या कर रहे थे। अरे बड़ी पीड़ा है देश के नागरिकों ने जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी है। वो कह रहे थे कि एडमिट होने की, हार्ट अटैक से एडमिट हुआ, उसके बाद कोविड हो गया। अरे उन घरों की परेशानियां एक बार देखिए, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए, एक एक दो लोगों के इलाज कराने में लाखों रुपया उनका खर्च हुआ है। बिल्कुल नीरज जी ने ठीक कहा कि जब आपने 14 मार्च 2020 को इसको नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया, जब आपको पता है कि 8 अप्रैल 2015 को जो आपने न्यू नॉर्म्स डिक्लेयर किए थे उसमें स्पेसिफिकली कहा था कि जो इसमें सेक्शन 12 में हमने डिफाइन किया है उसमें मृत्यु हो जाने पर 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। 2019 में आपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान निकाला उसमें बायोलॉजिकल नेचुरल हैजार्ड अर्थात इस पेंडेमिक को आपने शामिल किया। अब शर्मनाक तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि साहब ये तो कंटिन्यूअस डिजास्टर है, हम तो जो पीरियोडिकल डिजास्टर होता है या वो जो एक कभी कभी जो ऑकर होता है या एक बार जो होता है उसके आधार पर हम डेफिनेशन के ग्राउंड पर इस मुआवजे को देते हैं। कितनी संवेदनहीन सरकार है। एक तो इसको पेंडेमिक को आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में लिया, कौन सा मैनेजमेंट किया? एक उदाहरण बता दीजिए आपको। ना तो आपने ऑक्सीजन मैपिंग की, ऑक्सीजन की कमी से तिल तिल कर लोग मरते रहे, ना आपने रेमडेसिविर की व्यवस्था की, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, समय रहते संग्रहित नहीं किया, ना आपने वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जिसके कारण लोगों को असमय मृत्यु के काल में जाना पड़ा। क्या बात करते हैं आप? पहले ही कहा था इस पेंडेमिक के लिए कि जिसको कोविड है, अगर कोमॉर्बिडिटी है तो सबसे पहले अधिक रिस्क उसकी है। अगर 2 या 2 से अधिक बीमारी किसी व्यक्ति को है और कोविड हो गया तो उसके लिए बहुत अधिक रिस्क है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं 2 सर्वे का उदाहरण देता हूं।
एक तो नेशनल सिटीजन रजिस्टर ने इस बात का खुलासा कर दिया कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में जनवरी के मई माह में 1,90,000 मृत्यु अधिक हुई है, जिसको राज्य की सरकार ने दर्शाया नहीं। एक गुजरात में एक अखबार ने सर्वे किया था, उसने कहा कि राज्य की सरकार ने जिन 70 दिनों में 4,000 मौत कोविड से बताई है, उस दौरान 1,23,000 मृत्यु के प्रमाण पत्र बांटे गए, लेकिन उसमें इन्होंने कॉज ऑफ डेथ कोविड नहीं लिखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार है किस लिए? कि न्याय मिल सके अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए। उनको न्याय नहीं मिला तो फिर किस बात की सरकार? 4 लाख करोड़ रुपए आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके हर साल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर इकट्ठा करना चालू किए। 20 लाख करोड़ रुपए आपने संग्रहित किए। कब काम आएंगे ये पैसे और किसके लिए काम आएंगे? सरकार मितव्ययिता से काम नहीं कर सकती। देश के प्रधानमंत्री 5-6 हजार करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर दें, 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट लेकर आए। आप व्यर्थ के खर्चों को कम कीजिए और ये सच में नीड है, ये समय की मांग है। वो लोग पीड़ित हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं अभय दुबे जी, एक मिनट भाई जेटली जा रहा हूं आपके पास। पैसे कहां से आएंगे? सवाल तो इसमें 2 ही है मूल। देना चाहिए, लेकिन जो पैसे कहां से आएंगे ये एक बड़ा सवाल है, जिसका तर्क सरकार भी दे रही थी कोर्ट में, तो वो थोड़ा समझना जरूरी है। पैसे कहां से आएंगे बताइए। सरकार चला अभय जी बताइए। अगर वो कहती जी देखिए वाजपेयी जी, सरकार कांग्रेस पार्टी की होती तो हम 10 लाख रुपए का मुआवजा देते, जो राहुल गांधी जी ने कहा है। क्या बात करते हैं आप? सरकार के पास पैसे, ऐसी परिस्थिति में सरकार के पास पैसे नहीं है देने को। व्यर्थ के खर्च पर लगाम लगाइए। राज्यों के 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए के, मैं बताता हूं भाजपा शासित राज्यों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर वाइबिलिटी उसकी नहीं निकली है, ऐसे मेट्रो के प्रोजेक्ट 8-8, 9-9 हजार करोड़ रुपए के एक शहर में, 2-2 शहर में चल रहे हैं। इस समय आपको ऐसा मैनेज करना पड़ेगा। और SDRF, NDRF में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में पैसा होता है ऑलरेडी, उसको भी यूटिलाइज कीजिए। और केंद्र की सरकार से भाई जेटली जी ये कह रहे हैं कि पैसे तो हैं, 22,184 करोड़ SDRF में पड़े हुए हैं। मैं कई बार ना हम प्रवक्ताओं को कई बार हम प्रवक्ताओं को बहुत सोच के बोलना चाहिए। इस बात को भी समझना चाहिए, अपने दाएं आगे पीछे दाएं बाएं देख के कहीं मेरे पर कोई बात ना आ जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे वाजपेयी जी राज्यों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा इस बात को कोट किया था। अब अभय दुबे जी शायद इस बात को भूल गए हैं कि देश का अकेला एक ऐसा राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसने ये कह दिया है कि मेरे पास अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राइवेट अस्पतालों को मोटिवेट करके उनको इंसेंटिव देने के लिए तैयार हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राइवेट अस्पताल आ जाए। मतलब प्राइवेट अस्पताल आए, जितना पैसा लेना चाहते हैं गरीब जनता से लें, जितना पैसा चाहते हैं, जिस तरीके की बीमारी से लड़ना चाहते हैं, अभी हमारे बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए मैंने कहा था आपसे, कभी कभी दुबे जी कई बार बातें ज्यादा बोलने से ना आपके ऊपर आ जाती। मैं अभी तक राज्य सरकारों को इसलिए डिफेंड कर रहा था कि SDRF का पैसा अगर कोई दूसरी विपदा आ जाती है उससे लड़ने के लिए इनके पास पैसे का अभाव हो जाएगा। अगर पैसा सच्चाई में बहुत ज्यादा है तो छत्तीसगढ़ ने सरकारी अस्पताल छोड़ करके प्राइवेट अस्पतालों को क्यों आमंत्रित कर दिया? आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं बना रहे? इसका मतलब ऑनगोइंग वार ऑन कोविड, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं उसमें भी आपने हाथ सरेंडर कर दिया। और राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी है कौन? आपके मुख्यमंत्री काम करेंगे, राहुल गांधी काम करेंगे। आपने राहुल गांधी जी कौन है बताइए? सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में फंडिंग पैटर्न बदल दिया आपने, जेटली साहब। गृह मंत्री है, राहुल गांधी जी है कौन? आप राहुल गांधी जी के कोट करते क्यों हैं? जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, हमारे समय था। राजू जी उनको जवाब देने दीजिए ना। राजू जी अभय जी को जवाब देने दीजिए। अभय जी को जवाब देने दीजिए सर, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ जब अभय जी संक्षेप में जरा देखिए, वाजपेयी जी, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार संवेदनहीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस महामारी की विभीषिका में भी नागरिकों के, देश के नागरिकों के खिलाफ कह रहे हैं। अरे उनका क्या दोष है? अगर कोविड उनको हुआ और दूसरी बीमारियां थी जिससे छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का जवाब दीजिए। आप प्राइवेट अस्पतालों को आमंत्रित करते हैं कि प्राइवेट अस्पताल आए, हम सरकारी नहीं बना सकते, उसका जवाब दीजिए ना। उसमें राहुल गांधी सरकार छोड़ दो, फिर आप
तत्काल सरकार से त्याग पत्र दीजिए। अगर आप कहते हैं कि हम नागरिकों की मदद नहीं कर सकते तो सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ से हटूंगा नहीं। मैंने राज्यों को डिफेंड करने की कोशिश की। आप राहुल गांधी जी के ऊपर आ गए। अपने राज्यों की बात बताइए मुझे, अपने मुख्यमंत्री की बात बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7वीं अनुसूची पढ़िए। इधर उधर नहीं भागने दूंगा मैं, इधर उधर नहीं भागने दूंगा अभय दुबे जी। मैं डिबेट में, ये CNBC की डिबेट है, यहाँ भाग नहीं सकते हैं, किसी बात से भाग नहीं सकते हैं। हम एक पॉलिसी की चर्चा कर रहे थे, आपने पॉलिसी से अलग हटते हुए। अच्छा जेटली जी और अभय जी रुकिए भाई, काफी समय आपने ले लिया। अब दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं, जरा इस बात को और तस्दीक कराते हैं आप लोगों के सामने। मैं कुछ आंकड़े भी रखूंगा अर्थव्यवस्था की, लेकिन एक बहुत पहले संक्षेप में थोड़ा कानूनी पहलू समझ लें। आशुतोष जी, इसमें कोई कानूनी लूपहोल तो नहीं है कि ये फैसले में भी कुछ फंस जाए आगे जाके का, ऐसा कुछ लग रहा है आपको क्या? क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट वाला इशू वो थोड़ा मुझे ट्रिकी लग रहा है। मैं बताता हूं। देखिए, एक तो ऐसी बात है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटेलिजेंस लिया और जो है फैसला सुनाया आज। और जो हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और जैसे आपने बताया जो सेक्शन 12 में सब सेक्शन 3 में एक्स ग्रेशिया का जो है प्रोविजन है कि अगर किसी की लाइफ चली जाती है नेशनल डिजास्टर की वजह से या उसका घर बर्बाद हो जाता है, तो इसके लिए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अथॉरिटी है उसको एक गाइडलाइंस तय करना है कि ऐसे लोगों को कितना कॉम्पनसेशन देना चाहिए, जिससे कि वो अपने लाइफ को वापस जो है, अगर घर गया है, घर टूट गया है, तो वो ट्रैक पे ला सकें। या फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर जो है, कमाने वाला आदमी, अगर उसकी डेथ हो गई है तो किस तरह से जो है बाकी के फैमिली मेंबर्स जो है अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें, सस्टेन कर सकें। तो ऐसा है, मुझे जो लगता है इसमें, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ठीक है उसने इंटेलिजेंस लिया, हालांकि ये तो सरकार ही हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये तो उनको खुद ही जो है इसको सेक्शन 12, ये तो प्रोविजन ऑलरेडी है लॉ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया लॉ नहीं बनाया, ये तो जो लॉ हमारे लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल है, जो हमारा 2005 का एक्ट है उसमें सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। और जहां तक ये जो सर्टिफिकेट की बात है, डेथ सर्टिफिकेट की बात है, ये इसलिए है कि अगर मान लीजिए कोई क्लैरिटी नहीं आता है। देखिए अभी बहुत सारे हमने देखे हैं कि कोविड पॉजिटिव लोग जो है हार्ट अटैक से मर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा कि बहुत जगहों पे जो है ब्लड क्लॉटिंग का भी केस आया, जहां पे कोविड हुआ, ब्लड क्लॉट हुआ और हार्ट अटैक से डेथ हो गया उसका। अब अगर जाकर के वो अगर रिपोर्ट लेकर के आता है और उसमें ये लिखा होता है कि हार्ट अटैक से डेथ हुआ है, तब तो जो है सरकार ये भी कह सकती है कि भाई ये तो हार्ट अटैक से डेथ है, इसमें तो हम आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, ये देखने के लिए इसमें डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो है ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक की वजह भी बहुत सारी हो सकती है ना। कोविड कैन ऑल्सो बी अ कॉज फॉर द हार्ट अटैक। तो क्या वो पॉजिटिव होकर के आया था, एडमिट हुआ था? अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग तो कोविड अगर फैमिली में हो जाए, अर्निंग मेंबर चला जाए या उनकी नौकरी चली जाए, वो डिप्रेशन में आके वो तो सुसाइड भी कर रहे हैं। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, वो भी इस पैंडेमिक की वजह से हो रहा है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। लेकिन जहां पे डिजीज का सवाल है, जहां पे डेथ है, देखिए मुझे लगता है कि सरकारों को भी जो है फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि जो लोग मर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत के यहाँ जो सिटीजन्स हैं। देखिए इसमें कानूनी पहलू तो जो लिखा हुआ है वो तो सही है कि पैंडेमिक एक्ट के तहत लिखा हुआ कि आप मदद करिए। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कानून में कि जीविकोपार्जन के लिए भी उनकी मदद करिए, ये भी लिखा हुआ है उसी धारा के नीचे आप जाइए तो वो एक इशू है। लेकिन ये फैसला इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उलझेगा थोड़ा सा। अब ब्लड क्लॉटिंग की मान लीजिए बात आई कि किसी को ब्लड क्लॉटिंग हुई, उससे उसकी डेथ हुई, कॉज लिखा जाएगा या कॉज ट्रिगर कैसे हुआ वो लिखा जाएगा। अब ये एक ऐसा फैसला है जो आगे इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाला है। जी देखिए, ये इसीलिए कैसे माना जाएगा कि किस चीज से हुई। जी इसीलिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि आप इस पे पूरी तरह से गाइडलाइंस को तय कीजिए और आप हमें बताइए कि आप जो है किस तरह से कॉम्पनसेशन देंगे, कितना कॉम्पनसेशन देंगे। और जो जिन लोगों की जो डेथ हो रही है वो कोविड पॉजिटिव थे, उनकी डेथ का कॉज जो आप अभी क्या है, बहुत समय लग रहा है लोगों को डेथ सर्टिफिकेट लेने में, उसको आप आसान कैसे बनाएंगे, जिसमें आप इसको किस तरह से मेंशन करेंगे कि वो कोविड भी था। अब ये भी तो हो सकता है ना कि जिसका हार्ट अटैक हुआ वो कोविड पॉजिटिव था, उसके बाद उसका हार्ट अटैक हुआ, तो ये हार्ट अटैक क्या उसका, तो यही गाइडलाइंस उनको देना है। ये गाइडलाइंस के ऊपर
जो है फर्दर कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा कि ये नहीं सही है, नहीं है, इसमें क्या आशुतोष जी देखिए, मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, वही लिखा जाता है जी। किससे ट्रिगर हुआ ये नहीं लिखा जाएगा, इसलिए ये बात आगे फंसेगी, मुझे ऐसा अंदेशा है। इसलिए हो सकता है कि इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि पैनल में जो भी है, खैर वो आगे हम लोग इस पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तय करना बड़ा मुश्किल होगा। हर्षवर्धन और अभय जी, अभय जी और हर्षवर्धन जी, एक ही सवाल मेरा आपसे दोनों लोगों से होगा, एक एक करके जवाब दीजिएगा। सरकार का जो तर्क था कि पैसे नहीं है, तो एसडीएफ का जो आंकड़ा मेरे पास लेटेस्ट दिख रहा है वो 22,184 करोड़ है। अगर मैं इस समय के आंकड़े को मान लूं जो कि कंटिन्यूइंग है, तो 16,000 करोड़ राउंड ऑफ में बनेगा 4 लाख के हिसाब से। हो सकता है रकम कम कर दें, थोड़ा कम हो जाएगा। एक बिल्कुल ताज़ा आंकड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, एकदम ताज़ा गर्मा गर्म आंकड़ा आया है कि जो जनवरी से मार्च का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $8.1 बिलियन है। पिछले साल इसी अवधि के दौरान वो $0.6 बिलियन था। इससे मोटे तौर पे अंदाजा लगता है कि हम इस समय किस डेफिसिट पे पहुंच रहे हैं। अगर जीडीपी के टर्म में बोलें तो 1% ऑफ जीडीपी इज द डेफिसिट नाउ, पिछले साल 0.1% था। अब सवाल मेरा आप लोगों से, दोनों लोगों से ये है कि पैसे नहीं है तो फैसले के बाद पैसे तो आ नहीं जाएंगे कहीं से कि सर सुप्रीम कोर्ट ने पैसा दिया तो पैसे भी आ गए। पैसे नहीं है, मानवीय त्रासदी है, कानून कहता है देना चाहिए, कैसे इस समस्या का हल निकलेगा? अभय जी आप पहले, फिर हर्षवर्धन जी आप। सेम क्वेश्चन है दोनों लोगों को। पहले तो मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, मेरा मत यह है कि लोगों को मुआवजा देना चाहिए। अब प्रश्न ये कैसे देना चाहिए, पैसे कहां से आएंगे, और तीसरा सवाल ये है जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक चर्चा नहीं की है कि जैसे ही सरकार ये तय करेगी कि वो मुआवजा देने के लिए तैयार है और मुआवजे की कोई रकम निर्धारित होगी, उसका कोई प्रोटोकॉल बनेगा कि कैसे कैसे डेथ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और उसके आधार पर मुआवजा तय होगा, किसको क्या मुआवजा होगा, मुआवजे के क्या विभिन्न स्तर होंगे, वैसे ही इतनी बड़ी राजनीति इसके इर्द गिर्द शुरू हो जाएगी जिसकी अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि सरकार पैसे की कमी की शिकार तो है ही, वो तो एक सरकार की दिक्कत है ही। उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार और उसके रणनीतिकार अभी ये कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द जो राजनीति होगी और वो राजनीति सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करेगी। मेरा मानना यह है, और सारे मुद्दे पीछे चले जाएंगे। देखिए, इसके बाद एक बहुत बड़ा मसला जो अभी अभी बीच में उभरता है और सरकार उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देती है, वो मौतों की संख्या वाला होगा। ऐसे बहुत से लोग, ऐसी असंख्य मौतें हैं जिनको सरकार ने मान्यता नहीं दी है कि वो कोविड में मौत हुई है या मौत ही नहीं मानी गई है उनकी। वो सब लोग निकल के आए, अभी उनके परिवार के लोग चुप बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम पड़ेगा कि भाई उन्हें 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख या 50,000 कितना सरकार जो मुआवजा तय करती है, अगर जैसे ही मुआवजा तय होगा उसके बाद वो बड़े पैमाने पर वो लोग निकल के आएंगे और फिर वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ के जरिए, अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए या अपने पैरोकारों के जरिए, अपने राजनीतिक पैरोकारों के जरिए ये मांग करेंगे कि भाई हम भी हैं, हमारी भी कोविड की वजह से मौत हुई थी, लेकिन हमारी मौत की गिनती नहीं हुई, अब हमें मौत की गिनती की जाए, हमें डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए और फिर हमें मुआवजा दिया जाए। फिर ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी सरकार के लिए। मुझे लगता है कि पैसे की कमी, व्यवस्था की कमी, हमारा अधिकारी तंत्र बहुत सक्षम नहीं है, हम लोग जानते हैं। उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जैसे ही ऐसा होगा उसके इर्द गिर्द जो राजनीति होगी उसकी ना अभी तक हम कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राजनीति कैसे होगी, उसको कैसे संभाला जाएगा, उसके कुल मिलाकर फलितार्थ क्या होंगे, सत्ता, सरकार और पार्टी और जनता के बीच के समीकरण किस तरह से बदल जाएंगे, ये होने वाला है इस समस्या के साथ। जी हर्षवर्धन। हाँ नीरज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसकी तरफ अभय जी ने ध्यान दिला दिया, और मैं जब इस बहस की, मुझे लगा कि आवाज़ पर ये चर्चा होगी, तो चूंकि दर्शक बहुत ध्यान से सुनते हैं इस आवाज़ अड्डा को, बहस को, तो एक बात आप सोचिए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को ये निर्णय सुनाना था कि आप सबको मुआवजा दीजिए, उसकी रकम तय कीजिए, या सर्वोच्च न्यायालय को इतने दिनों में ये पूछना था बिना मुआवजे का जिक्र किए
उनको ये पूछना था कि देश भर में कौन कौन लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, कौन था जो अपने घर में कमाई करने वाला था, किसकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी, किसकी स्थिति बहुत खराब थी, कौन था जिसके घर में आप सिर्फ राशन पहुंचा रहे थे 9 महीने से और फिर 2 महीना, कौन लोग थे जिनके घर की नौकरी चली गई, जिनके घर के बच्चे पढ़ नहीं पाए। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सचमुच कोई गंभीरता से कोई प्रश्न पूछा है क्या? और बड़ा दुर्भाग्य है ये कई बार हम लोग कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं उनके फैसलों पर, लेकिन चर्चा तो करेंगे ना। आप सोचिए कि ये महामारी है, विभीषिका है, और इसमें जब हम यहां आज बात कर रहे हैं तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि क्या मुआवजा दिया जाना चाहिए कि नहीं। ये कौन सा सवाल हुआ? ये तो कोई भी व्यक्ति, एक आदमी नहीं कह सकता है कि जिन लोगों के परिवार ने किसी अपनों को खो दिया, जो कमाने वाले थे या ना कमाने वाले थे, उनको सरकार को मुआवजा नहीं देना चाहिए। तो कोई मूर्खता भरी बात करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब 4 लाख के आसपास लोग जीवन गंवा बैठते हैं, जब देश भर में बेरोजगारी का आंकड़ा चरम पर चला गया होता है, जब देश भर में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, एनपीए अपने पीक पर है, उसमें आप ये आंकड़ा बताते हैं $8.1 बिलियन। इसको और थोड़ा सा ठीक करें तो 9.3% का फिस्कल डेफिसिट तो है पुराना वाला, अब नया चढ़ेगा। इससे कहीं किसी को ऐतराज नहीं है कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो सरकार को बढ़ चढ़कर मदद करनी है। अब वो 20 लाख करोड़ से करेगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख करोड़ अलग से देगी, वो लोगों के घर में राशन पहुंचाएगी, अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार योजना निकालेंगी जिसमें वो कहेंगी कि जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके मां बाप नहीं रहे, हम उनकी जिम्मेदारी लेंगे पढ़ाई की। ये सारी की सारी चीजें वो हैं जिसको समग्रता में देखा जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये बहस कि 4 लाख मुआवजा देंगे कि 3 लाख देंगे, कौन कोविड से मरा, कौन कोविड का शिकार नहीं हुआ, किसको चाइनीज वायरस एकदम मौत के दरवाजे तक लेके गया, किसको नहीं, छोड़ गया, एक मिनट हर्षवर्धन रुकिए एक मिनट। ये विश्लेषण करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि आप अपना राज्य कैसे चला रहे हैं। आप, उनका काम होता है बने हुए कानून के ऊपर फैसला देना। आप आने ने एक मिनट सुनिए साहब, पूरी बात सुन लीजिए ना। मैं वही, उन्होंने पैंडेमिक का एक नियम बना हुआ है जिसके तहत उन्होंने कहा आप मुआवजा दीजिए, कितना आप देंगे ये आप तय कर लीजिए, लेकिन आपको देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इस फैसले से पहले की डिबेट्स में हम लोग देखें तो हम लोग यही चर्चा करते थे ना कि मौत का आंकड़ा सही है कि नहीं सही है। बिहार से रिवाइज होकर अचानक से नंबर आ गए, कल को कहीं और से नंबर आ जाएंगे, तो ये एक जेन्युइन कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम बनेगी और पैसा एक रियलिटी है वो भी बनेगी। तो अब ये कलई खुलने लगी है कि देखिए साहब, इस परिस्थिति में आप फंस चुके हैं। मानवीय सवाल है कि आपको पैसे देने ही चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर का ब्रेड अर्नर नहीं रह गया वो बहुत परेशान होगा, तो मदद करेंगे। अब आप तो पीछे के जो सवाल है कि समग्रता में देखें, मैंने भी आप सुबह शो में आने से पहले यही सोच रहा था कि जिसका इंश्योरेंस होगा क्या उसको भी देना चाहिए। रूल ये कहता मिलेगा, अब वो उसकी नैतिकता कि वो ना ले। इसमें बहुत अमीर लोग भी मरे हैं लेकिन वो भी लेंगे क्योंकि एलिजिबल है वो। हर्षवर्धन जी, मैं बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ना एकदम सही प्रश्न है, और मैंने ये नहीं कहा कि बहुत पुराने पीछे जाना है, और ये मैं दोष दे रहा हूं तो कोई मैं सर्वोच्च न्यायालय भर पे दोष नहीं है, मैं ये सरकार पर ही दोष है। मूल रूप से सरकार, इतना लंबा समय हो गया, 1 वर्ष का समय बीत गया और देश की सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आज तक ये नहीं तय कर पा रही है कि आखिर कहां जाके हमें हाथ पकड़ना है, किसकी मदद करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय क्यों दिया, लेकिन आप सोचिए ना कि जितनी तरह की हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, और सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि देश में कल से हमारे परिवार के लोग मर गए, ऐसा करके लोग चीखते चिल्लाते नजर आएंगे। राजनीतिक लाभ हानि छोड़ दीजिए, वो जिस पार्टी को होना होगा वो होती रहेगी, लेकिन मैं तो इस विभीषिका में ये जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी अभी तो फिलहाल दिख रही है और खत्म भी नहीं हुई है, यहां आपको तरीका खोजना पड़ेगा कि किसको कितनी मदद दे। सर्वोच्च न्यायालय और सरकार दोनों ने इस पर कुछ नहीं किया। मेरा ये, जिसको कहें कि ये कष्ट है, और एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बहस ही दूसरी तरफ होती है। राजनीतिक पार्टियां करें ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसे निर्णय देगा क्या? राजीव जेटली जी, तरीका आप लोगों ने खोजा नहीं और परिस्थिति यहां पहुंच गई है। 50 लाख रुपए
का इंश्योरेंस जो लोग कोविड की लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं, जिनकी वजहों से कोविड के पेशेंट बचते हैं, उनको सरकार ने दिया है। जो पहली ज़रूरत थी कि जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, हमारा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको पहली सुरक्षा देने की ज़रूरत थी। सबसे पहली ज़रूरत उनकी थी जो लोग कोविड से लड़ रहे हैं, मेडिकल व्यवस्था, मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करने की, उनको ऑक्सीजन पहुंचाने की थी। अब ये जो बात आ रही, क्योंकि जैसा अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त भी दिया है, तो मुझे लगता है 6 हफ्ते के वक्त के बाद जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अपना रिप्लाई देगा या उसका खाका तैयार रखेगा, उसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विश्लेषण करना होगा कि जो जानकारियां प्राप्त की गई हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हुई हैं, उनके आधार पर किस तरीके से हम मुआवजे की बात की जा सके। और दूसरी बात, हम 4 लाख की बात नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कोट किया कि 4 लाख नहीं तो कितना दे सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए। तो अभी इसके बारे में भी डिस्कशन होना है। तो आज भी हम उस स्टेज पे नहीं आ गए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया हो कि 4-4 लाख रुपए आप दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अभी अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, इस बात को समझना चाह रहा है कि किस तरीके से हम ऐसी व्यवस्था बना सकें कि जिन लोगों को नुकसान या हानि हुई है उनको किसी तरीके का कंपनसेशन मिल सके। लेकिन साइमल्टेनियसली जब हमने इस बात को रखा कि ये चुनौती जो हम मौजूदा व्यवस्था में झेल रहे हैं, उसकी लड़ाई हमारी प्राथमिकता है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता के साथ दिया। तो आज ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ के बोले दे दीजिए, कोई बोले नहीं देंगे, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। इस तरीके की चर्चा ही नहीं बन पा रही है। चर्चा यही है कि हाँ, देखेंगे आगे क्या होता है। हम भी गंभीर हैं, हम भी उसको बात को लेके चिंतित हैं कि कैसे जो पीड़ित है उसको ज्यादा से ज्यादा न्याय। जेटली जी देखिए, एक मिनट रुकिए जेटली जी, फैसला आने के बाद ये सारे तर्क दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट में आप लड़ाई यही लड़ रहे थे कि हम नहीं दे सकते क्योंकि पैसे नहीं है और ये कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम है। इस बीच में कुछ राज्यों ने घोषित भी कर दिया था, जिसमें बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, एमपी पहले से चल रहे हैं। अभय दुबे जी, राज्यों को भी तो अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए था। इंतजार कर रहे थे आप लोग, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तब हम सोचेंगे कि क्या देना है। 4 लाख तो इररिलेवेंट है, वो तो चूंकि पैंडेमिक एक्ट के तहत वो कैलकुलेशन में बनता है, इससे ज्यादा देना चाहिए। बहुत सारी निजी कंपनियां दे रही हैं, 10-10 लाख रुपए दे रही हैं, 2-2 साल की पूरी सैलरी दे रही हैं। सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? राज्य सरकारें क्यों नहीं ऐलान करती अपनी तरफ से? देखिए, अब बुनियादी रूप से केंद्र मोदी जी कह दें कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब ये तो कंटिन्यूअस डिजास्टर है। अरे तो नोटिफाई क्यों कर दिया था आपने इसको? फिर आपको नोटिफाई नहीं करना था। और ये भी झूठ बोला जा रहा है देश में। 2 साइंटिस्टों ने अभी अपना लेंसेट में, हिंदुस्तान के 2 साइंटिस्ट हैं, एक बेंगलोर के हैं, एक दिल्ली के हैं, उन्होंने स्टडी करके अपना सबमिशन दिया है, लेंसेट में पब्लिश भी हुआ है वो। उन्होंने साफ कहा है कि हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व भर के आप उठा कर देख लीजिए, अमेरिका के अगर 3 करोड़ केसेस हैं तो उनके यहाँ 6 लाख के लगभग डेथ हुई। उन्होंने कहा कि 2% है, और भारत की सरकार ने ये डेटा छुपाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सीरोलॉजिकल सर्वे देखेंगे तो जनवरी में ही उसने बता दिया था, ICMR की स्टडी ने, कि देश के। मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं आपसे अभय दुबे जी, ये सवाल नहीं, मेरा सवाल ये है कि राज्य सरकारों ने कुछ लोगों के, मैं नाम लेके आपको बता रहा हूं कि दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने, बिहार ने, राज्यों को भी तो आगे बढ़ के अपनी तरफ से अनाउंस करना चाहिए था ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैं इसके बाद के जो सवाल पूछूंगा उसमें सब आपके घेरे में आएंगे। फिर वाजपेयी साहब, आपके टेलीविजन को तकनीकी रूप से ठीक कराइए। आपका सवाल एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया था मुझे, समझे ना? तो ये तकनीकी खामी को ठीक कराइए। अभी आवाज आ रही, मैं दोबारा पूछूं? सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। इतना अभी आवाज आ रही है? पार्टी का पक्ष, CNBC आवाज के करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं वो देख लीजिए, ये चैनल आपके खिलाफ खड़ा होकर सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकारें मिलजुल कर मुआवजा दे, लेकिन ये चैनल, इनके पत्रकार, इनके जो पैनलिस्ट हैं, वो ये आपसे प्रतिशोध ले रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब सरकार कैपेबल नहीं है। अभय दुबे जी, जो तकनीकी का बहाना मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर कि आप तकनीकी बहाना बना के सवाल सुनना नहीं चाहते हैं। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इंतजार कर रही थी क्या कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम देंगे? मेरा सवाल यह है, क्यों नहीं अनाउंस करा आपने? आप भी इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट से फैसला आएगा तब हम करेंगे, और बैठ के यहां मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि पत्रकार ऐसा कर रहे हैं।
आपको शर्म आनी चाहिए दुबे जी। मैं नाम गिना रहा हूं, इन राज्यों ने अनाउंस किया है, आपके लोग राज्यों ने क्यों नहीं अनाउंस किया? आपने पढ़ा है पेंडेमिक एक्ट? आपने पढ़ा है? बातें बड़ी बड़ी सब कर रहे हैं, कोर्ट का फैसले का इंतजार कर रहे हैं, संवेदनशील सरकार बन रहे हैं, लेकिन अनाउंस कुछ नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट कहेगा तो हम सोचेंगे। कहां से तो सुनिए आप एक राज्य सरकार का उदाहरण बता दीजिए जो केंद्र सरकार की अनुशंसा के बगैर उसकी घोषित जो लिस्ट है उसके अलावा मैं किसी में मुआवजा दे सकती हूँ। केंद्र सरकार ने राज्यों को साफ इनकार कर दिया। क्या बात करते हैं आप? नहीं तो इसी मुआवजे के अमाउंट में से राज्य सरकारें तत्पर हो तैयार देने के लिए। सुनिए सर, जिन राज्यों की अनुशंसा की उन्होंने की ना उनकी, तो बाकी राज्यों की अनुशंसा क्यों नहीं करेंगे? जो मैं नाम गिना रहा हूं इनकी अनुशंसा क्यों की उन्होंने? वो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है क्या? बट उनकी अनुशंसा की उन्होंने क्योंकि वो देना चाहते हैं। ये तो राज्य सरकार तय करेगी ना कि मैं क्या देना चाहता हूं, नहीं देना चाहता हूं। अरे साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 केंद्र सरकार का कानून है, राज्य सरकार का कानून नहीं है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में प्रोविजन करते सर, मुआवजा देने के लिए इस कानून की जरूरत नहीं है। कानून की सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कानून में मत उलझाइए। लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, आप किसी को मुआवजा देना चाहते हैं तो आप उस कानून के आड़ में मत छिपिए कि वो कानून नहीं कह रहा इसलिए मैं दे नहीं रहा हूं, अनुशंसा नहीं हूं इसलिए नहीं दे रहा हूं। 4 राज्यों के नाम तो गिना रहा हूं ना मैं, उन्होंने दिए हैं। वो सरकार का पक्ष, मोदी जी का पक्ष लेने में आपको आहित कर रहा है। ये दर्शक देख ले, गौर से सुन ले, एक स्वर में ये चैनल नहीं कह रहा है। दर्शक बहुत अच्छे से देखते हैं अभय दुबे जी, बहुत अच्छे से समझते हैं, आपकी जरूरत नहीं उनको समझाने की। वो सब देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन बैठ के क्या बता रहा है। शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, मैं दूसरे मेहमानों के पास चलता हूँ। अबे दुबे जी सीएसडीएस वाले, इंतजार करना चाहिए क्या कि जब हमको अनुशंसा मिलेगी, जब कानून मुझे अलाउ करेगा तब मैं मदद करूंगा, तब मेरी संवेदनशीलता दिखेगी। नहीं होती, याद रखिएगा इस बात को। अबे दुबे जी सीएसडीएस वाले सर, सरकारों को अभी तक पहलकदमी लेकर अपने अपने मुकाम पर मुआवजे देने के बारे में सोचना, उसका बंदोबस्त करना, उसकी योजना बनानी शुरू कर देनी चाहिए थी। क्योंकि कानून में पहले से प्रावधान है और सरकारें भी पहले दौर में इस बात को मान रही थीं और मान रही होंगी कि उन्हें कुछ मुआवजा इसमें देना पड़ सकता है। इसके लिए उनके पास पहले से कोई ना कोई ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए था। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इसके अंदर 2 समस्याएं हैं जो अपने पहले वक्तव्य में बात कही थी। एक तो यह है कि पैसे की समस्या है। पैसा इस वक्त बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार की आर्थिक हालत खस्ता है और राज्य सरकारों की भी आर्थिक हालत खस्ता है। कोई भी पैसा खर्च करने से पहले उन लोगों को 100 बार सोचना पड़ता है। यहां तक कि पहले से जो उन्होंने योजनाएं चला रखी थी, पहले से जो प्रोजेक्ट दे रखे थे, उसके जो इंस्टॉलमेंट्स देने थे, उसकी जो किस्तें देनी थी, वो किस्तें भी रुकी पड़ी हुई हैं। क्योंकि केंद्र सरकार के विभागों को वो रुपया नहीं दिया जा रहा है। जो रुपया उन्हें दरअसल मिलना है, जो दर्ज है, जो आवंटित हो चुका है रुपया, वो दरअसल रुपया उन्हें डिस्बर्स नहीं हो रहा है। ये स्थिति है। दूसरी समस्या, ये बिल्कुल व्यवहारिक समस्या है, इसमें रिजर्व बैंक से आपको नोट छापने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, सब काफी बहस हो रही है इसके ऊपर। दूसरी समस्या वही है जिसके ऊपर चर्चा करने से सब लोग दरअसल कतरा रहे हैं। जो व्यवहारिक समस्या है और व्यवहारिक से भी ज्यादा बहुत संगीन किस्म की समस्या है, इसके बारे में अभी तक हम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए, जैसे ही मुआवजा घोषित होगा, चाहे वो दिल्ली में घोषित हो, उत्तर प्रदेश में घोषित हो, मध्य प्रदेश में घोषित हो, या केंद्र के स्तर पर घोषित हो, राज्य के स्तर पर घोषित हो, वैसे ही इसके इर्द गिर्द जो राजनीति बनेगी, जो राजनीति होगी, वो बिल्कुल अकल्पनीय है। उसमें बहुत सारी चीजें जो अभी दबा दी गई हैं और लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, वो सब निकल के आ जाएंगी। हर चीज को चुनौती मिलने लगेगी और वो चुनौती जनता की तरफ से और जो मरे हैं उनके खैरख्वाह लोगों की तरफ से चुनौती मिलेगी। उसमें राजनीतिक लोग कूद कूद के उसके अंदर भाग लेंगे जी। बहुत स्वाभाविक रूप से होगा, इसको हम सब लोग कोई रोक नहीं पाएंगे। कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, वो इस बात को लेकर बहुत बेचैन होगी मनी मन, इससे जो राजनीति होगी उसको कैसे साधा जाएगा। जो लोग विपक्ष में हैं उनको लाभ होगा जी, लेकिन जो सत्ता में है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा सब सवालों का जवाब देना, सब लोगों को संतुष्ट करना। जिसको मुआवजा नहीं मिलेगा, जिसको कोविड डेथ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो नाराज हो जाएगा। उसके साथ 10, 20, 50 लोग और नाराज होंगे। बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। राजनीतिक मुद्दे पूरी तरीके से बदल जाएंगे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को फायदे नुकसान की दृष्टि से बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये मुआवजे की घटना जैसी, मुआवजा ऐसी घोषित होगा,
वैसे ही पूरे देश का राजनीतिक माहौल बहुत तेजी के साथ बदलना शुरू हो जाएगा। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उत्तर पूर्व से उत्तर प्रदेश तक की परिघटना है। जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं यहाँ पे, कुछ सेकंड्स का ब्रेक है। ब्रेक से लौट के आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि इस मामले की जो पेचीदगियां हैं, जिसकी तरफ अभय दुबे जी इशारा कर रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन सकता है कि कोर्ट ने कहा है तो दीजिए, अब इसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ी कोई देखेगा। तो इस पर चर्चा करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें कोविड से मरने वालों को मुआवजा देने की बात कही गई है, उनको डेथ सर्टिफिकेट ठीक से दिलाने की बात कही गई है। और ये भी एक कुछ दिन पहले कहा गया था कि जो बहुत माइग्रेंट लेबर हैं उनकी एक रजिस्ट्री बने, वन नेशन का कार्ड बने और कम्युनिटी किचन भी जैसी चीज़ें की जा सकती। तो तमाम सारे फैसले ये किए गए थे, लेकिन आज हम फैसला कर रहे हैं कि ये जो मुआवजे की बात दी गई है इस पे। हर्षवर्धन, अभी अभय दुबे जी कांग्रेस वाले बहुत गुस्से में थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, बट मूल प्रश्न पे लौटते हैं बिना उस झगड़े में जाए हुए। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस परिस्थिति में इस समय देश है उसमें आपके पास चॉइस नहीं है कि आप मदद करें, क्योंकि जो अभय दुबे जी CSDS वाले कह रहे हैं ना, ये बहुत ही नैरेटिव गढ़ने वाली बात है। इसकी पॉलिटिकल कीमत बहुत बड़ी होगी, क्योंकि लोगों को इससे मतलब नहीं है। देखिए, बहुत परेशान हुआ लोग इस मुल्क में, बहुत दिक्कत में आए हैं और बहुत लोगों को अपने जीविकोपार्जन के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। तो सरकार को इस समय फिस्कल डेफिसिट की चिंता किए बगैर इसको अमल में लाना चाहिए और जितना मैक्सिमम मदद हो सके वो करनी चाहिए। हर्षवर्धन। नहीं नीरज जी, ये आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, फिस्कल डेफिसिट जैसा तो कोई सरकार चिंता कर भी नहीं रही। अगर वो कर रही होती तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 9.3% नहीं चला गया होता। लेकिन दो तीन छोटी छोटी बातें हैं और मुझे लगता है कि चूंकि मैं कम से कम ये मानता हूं कि आवाज अड्डा की चर्चा में कोई पक्ष छूटता नहीं है और लोगों को बड़े साफ साफ सुनाई देता है। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता चीखते रहते हैं, उनका अपना काम है, क्योंकि उनको उसी से सब कुछ मिलना है। आप तीन बातें ध्यान से सोचिए। क्या इस देश में किसानों की कर्ज माफी से किसानों का भला हुआ क्या? क्योंकि जब कर्ज माफी मिलती थी तो उसका जो तरीका होता था वो हमने देखा कि उस पर खूब जमकर राजनीति होती थी। जिसको लाभ होना था तो वो नहीं मिलता था, जिस किसान को हैंड होल्डिंग करनी थी वो नहीं होती थी, बड़ा छोटा हर किसान उसी तरह से पाता था। मतलब अजीब सा वो एक तंत्र चलता रहा और उसमें किसान और बर्बाद होता रहा, बैंक भी बर्बाद होते रहे। सब्सिडी का भी ठीक ऐसे ही, जिसको हम कहते हैं कि कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति, जो कहते थे गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे जो एकात्म मानव दर्शन, और बाबा साहब अंबेडकर जिसको कहते थे कि शोषित वंचित, क्या उसको मिलता है क्या? जब हम ब्लैंकेट इस तरह की स्कीम की बात करते हैं तो उसमें यही होता है। एक भी जीवन अगर गया तो उसको अगर हम किसी भी तरह से उसको किसी मुआवजे से, किसी रकम से, किसी भी तरह से जोड़े तो ये संवेदनहीन चर्चा हो जाएगी। और इतना संवेदनहीन इस समय कोई नहीं हो सकता, कोई संभव ही नहीं। इतनी बड़ी त्रासदी हमने देखी। लेकिन अभी का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अरविंद जी एक नौजवान डॉक्टर के यहां चले गए और 1 करोड़ का मुआवजा उसको देकर आए। तुरंत मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि 100 डॉक्टर हमारे दिल्ली में मर गए, दूसरी लहर में जान नहीं बचा पाए, वो जो प्राणदाता थे वही प्राण नहीं बचा पाए। क्या उन सभी को दे पाए क्या वो? दरअसल ये जो मुआवजे का सिस्टम है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। राजनीतिक मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। फिस्कल डेफिसिट की कतई चिंता नहीं करनी चाहिए। तय करना चाहिए कि किसको हमें किस तरह की मदद देनी है। और अच्छा हो कि इसी बहाने देश में एक भी व्यक्ति जब कभी किसी वजह से मरता है, उसकी जान हम नहीं बचा पाते हैं, तो एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर एक तंत्र हम विकसित करें। और अभी भी यही करना पड़ेगा कि जिसको जरूरत है उसकी वो जरूरत पूरी कैसे होगी और आगे किसी को ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हमें अब किसी की जान नहीं जाएगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी के घर में लोग आत्महत्या नहीं कर लेंगे, इस तरफ नहीं जाने देंगे। अगर ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे तब तो शायद कुछ भला हो पाएगा। वरना राजनीतिक बहस है, एकदम कह दीजिए कि सब एकदम खिलाफ खड़े हैं, कोई संवेदनशील नहीं है, आप भी चैनल के तौर पर गलत बहस चला रहे हैं। अच्छा है, इससे बढ़िया क्या होगा? ये अच्छा लगता है चिल्लाते हुए लोगों को, लेकिन जो ध्यान से सुनेंगे उनको समझ में आएगा कि रास्ता तो यही है
ये उस तरह से कर्ज माफी सब्सिडी नहीं हो सकती। ठंडे दिमाग से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। राज्य केंद्र की राजनीति में ये बात बिगड़ेगी। एक एक करके इसका जवाब एक एक करके लेते हैं। जेटली जी पहले आप, फिर दुबे जी आप। इसी सवाल का जवाब, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और टारगेटेड या ब्लैंकेट जैसे भी आप लोग फार्मूला निकालें, लेकिन क्या फार्मूला निकलेगा? एक एक करके जवाब दीजिएगा। जेटली जी पहले आप। फार्मूला निकालना के लिए वक्त दिया गया है। फार्मूला 6 हफ्ते के अंदर निकालना और 6 हफ्ते के बाद उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है। क्या फार्मूला निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा, कितना मुआवजा होगा कितना नहीं होगा, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगा, उसके बाद ही निर्धारित हो पाएगा। लेकिन हम ये जरूर साथ में कोट करना चाहते हैं कि जो चुनौतियां हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। राज्य सरकारों को मैं कोट कर रहा हूँ, राज्य सरकार आज असहाय महसूस कर रही होंगी जो भारतीय जनता पार्टी शासित नहीं है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन आपके चैनल पे नहीं हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है तो राहुल गांधी जी का हो रहा है, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको राज्य सरकारों से भी कोई ना कोई प्रवक्ता जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी के प्रवक्ता कुछ भी बोल करके चले जाते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ना उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और ना वो किसी भी तरीके से। ठीक है, अभय जी के पास चलते हैं सर। अब आप उनको कह रहे हैं कि वो प्रवक्ता नहीं, अरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो, राहुल जी के तो है ही हैं, कांग्रेस के भी। अभय जी कांग्रेस के होते राज्य सरकारों को डिफेंड करें। मैं नीरज जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि सीएनबीसी आवाज पर अगर आप पत्रकार भी पढ़ाएं, थोड़े पढ़े लिखे बुलाया करिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ा नहीं आपके जो पैनलिस्ट पत्रकार हैं सर, उसमें उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000 सुनिए प्लीज सुनिए, उसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो प्रभावित होंगे उन्हीं को मुआवजा मिलेगा। चरित्र सामने आज बोलने दिया कीजिए। कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता अगर ऐसी टिप्पणी स्तरहीन करे तो उसको बोलने दीजिए, टोकिए मत उसको, देखना जरूरी है। हाँ, स्तरहीन लोगों के लिए स्तरहीन टिप्पणियां अच्छी लगती है। सुनिए अब आप एक्ट को पढ़िए, एक्ट में कई प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो बात गई है वो सिर्फ एक्ट के संदर्भित विषय पर गई है, उस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। बरसों से मैं राज्य सरकारों को देख रहा हूं जहां डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जब कंपनसेशन देते हैं तो जैसा सेक्शन 12 में स्पेसिफिकली लिखा है और अमाउंट भी स्पेसिफाई किया है। मोदी सरकार ने खुद ने 15/4/2015 का जो सर्कुलर है उसमें अमाउंट भी स्पेसिफाई कर दिया। एक बात जो बार बार बड़ी बात हो रही है, नीरज जी को मैं साधुवाद देता हूं। नीरज जी ने शो किया था 20 लाख करोड़ के पैकेज का। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज क्रेडिट का कंपोनेंट था। उस क्रेडिट जेटली जी प्लीज कंप्लीट कर दीजिए उनको। नीरज जी, आरबीआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है अभी, जिस पर एसबीआई रिसर्च ने अपना इनपुट दिया है कि 59 साल की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ हो गई है, अर्थात लोगों ने लोन नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी दुबे जी, आप पढ़ के बताइए लाइन, आपको मालूम है कि नहीं हुआ। मेरे पास आपके आंखों में धूल झोंकना बंद करना चाहिए कि हमने 20 लाख करोड़ बताइए, वो लाइन पढ़ के बताइए। किए, कम से कम इतना तो समझ आना चाहिए इन लोगों को तरीके से। अच्छा, दोनों लोग रुकिए भाई। आशुतोष जी से एक सवाल पूछ लें। आशुतोष जी, एक सवाल आपसे, वो कानूनी सवाल नहीं है। मेरी चिंता अब दूसरी तरफ चली गई कि पेट्रोल डीजल अब नहीं सस्ता होगा, मेरे को पक्का यकीन हो रहा है ऐसा। जी हाँ, अभी देखिए जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो स्टेट और सेंटर की हालत ये लोग बता रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है देश के लिए और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। क्योंकि अगर हम जो हेल्थ जो होता है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वो बिल्कुल प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी कंट्री में। और अगर हम आज एक मेडिकल फैसिलिटी देने में हमें लग रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम बाकी क्या डेवलपमेंट करेंगे और हम क्या लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और उनको हम किस तरीके का वेलफेयर दे पाएंगे। आज सबसे जो प्रायोरिटी में होना चाहिए वो हॉस्पिटल्स होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। और जो लोग हमारे मर रहे हैं, देखिए मर रहे हैं, उनको कॉम्पनसेशन देना तो एक पार्ट है, पहले तो ये एश्योरेंस होना चाहिए कि उनकी डेथ नहीं होगी, उस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज हमारी होगी कि उनकी डेथ ना हो। कितने सारे लोग हैं जो। आशुतोष जी यहाँ पे रुकिए आप, अब मैं इस शो को वाइंड अप करूंगा। ये इतनी महत्वपूर्ण और इतनी विस्तार वाली चर्चा है कि इसको 1 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, कहीं पे भी हो, मूल प्रश्न यही खड़ा होता है कि हमारी कलई खुल गई है। जो बात अभी आशुतोष जी आपने कही ना कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, ये तो शायद अगर इस तरह का आपदा नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता कि इतना हम लोग वीक थे इसमें
कि बहुत सारी मौतें बचाई जा सकती थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई मरता ही नहीं, दुनिया भर में मर रहे हैं लोग, लेकिन रोका जा सकता था, कम किया जा सकता, इस ट्रेजेडी को कम किया जा सकता था। लेकिन हमारा एक जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड सेक्टर हेल्थ का था, उसकी कलई सामने खुल गई है। अब उसके और फॉलोआउट्स हम देखेंगे। मैं बिल्कुल पक्ष में हूं कि मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों की मदद कि इस समय आप नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी आपको ये सोचना चाहिए कि सरकारें हमारे आपके टैक्स से चलती हैं, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वहीं से वो चलती हैं। तो अब पैसा कहाँ से आएगा, इधर का निकाल के इधर, उधर का निकाल के इधर। इसीलिए मैंने लाइटर नोट पे लास्ट में कहा है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद फिलहाल मत रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए CNBC आवाज़।